नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के क्विक रिवीजन के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्विक रिवीजन का प्रश्न है, अमेरिकी श्रम विभाग में किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है सीमा नंदा। हाल ही में फास्टर योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो जो फास्टर योजना है, यह भारत के जो मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो गुरेज पर्व यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोजेक्ट नामक योजना शुरू की है? तो पिंक प्रोजेक्ट नामक योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में आईसीसी की ओर से जारी रैंकिंग में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है मिताली राज। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको इस प्रकार के वीडियोस और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की समस्या, आपके कोई भी आपको डाउट है तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं करंट अफेयर का आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है यह है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर में 44 डिजिटल केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं इस समय यह है मनोज सिन्हा, और जो जम्मू कश्मीर इस समय ये केंद्र शासित प्रदेश है और मनोज सिन्हा क्रम से दूसरे नंबर के उपराज्यपाल बने हैं। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट जारी की गई है, किसने जारी की है? ऑप्शन है ऑक्सफैम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये इसका जो सही आंसर है ऑक्सफैम, यानी ऑप्शन ए। ऑक्सफैम के द्वारा इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट जारी की गई। इन इक्वलिटी यानी कि असमता, यानी कि जो बराबरी की बात ना हो। तो ये किसके आधार पर जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट विभिन्न जाति, धर्म, लिंग के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जो ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन ये किसने किया है? ऑप्शन है इसके अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो इसका जो सही आंसर ये है चीन, यानी कि ऑप्शन बी। तो चीन के द्वारा 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस प्रकार से एक तरह से आप मान सकते हो कि एक हेलीकॉप्टर की बराबर की स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन है मैगलेव ट्रेन, यानी कि एक तरह की बुलेट ट्रेन ही है। और भारत जापान के सहयोग से, आपको पता है कि जापान के सहयोग से भारत में भी बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, यानी इसका कार्य चल रहा है। तो जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक किया है? तो जो स्टैंड अप इंडिया इस योजना का विस्तार कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 और 2030। तो भारत सरकार ने कब तक बढ़ा दिया इसका स्टैंड अप इंडिया का जो है ये 2025, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। तो भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया जो योजना थी उसको 2025 तक उसका विस्तार, यानी कि उसको और बढ़ा दिया गया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया है हाल ही में? ऑप्शन है गणेश गोदयाल, त्रिवेंद्र रावत, पुष्कर सिंह धामी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के जो नए कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है गणेश गोदयाल। जो गणेश गोदयाल हैं इन्हें उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। और ऑप्शन सी है पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में नए सीएम बनाए गए ये हैं पुष्कर सिंह धामी बनाए गए। उत्तराखंड की बात हो रही है तो इसके बारे में देखते हैं, उत्तराखंड की जो स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो 2000 साल में 3 नए राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ से
एक नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से झारखंड अलग किया गया। तो 2000 में 3 नए राज्यों की स्थापना की गई थी, तो जिसमें से उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की जो राज्यपाल है इस समय वो हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी है ये है देहरादून है। और भारत में जो हिंदू धर्म के अधिकतर जो तीर्थ स्थल हैं ये ज़्यादा करके उत्तराखंड में ही मिलेंगे, यानी उत्तराखंड को हम तीर्थों का राज्य भी कह सकते हैं। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ आगे जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े नियम किसने लागू किए? तो जो जलवायु इस समय आपने देखा होगा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, यानी कि आपने देखा हो कहीं पर आंधी तूफान आ रहे हैं, तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। यही सारी चीज़ ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हो रहा है। तो इस जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े नियमों की हमें आवश्यकता है। तो हाल ही में किसने जो इसके लिए कड़े नियम लागू किए हैं? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड नेशंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा लागू किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है यूरोपीय संघ, यानी कि ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े नियम लागू किए गए। आपने देखा होगा इस समय जो जो जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है इस समय। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं। कहीं शीतोष्ण जैसे अमेरिका या और कनाडा, यानी कि यहाँ पर इस तरह के जो ध्रुवीय देश हैं जैसे यूरोप वगैरह, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यानी कि बर्फ़ की आंधी या बर्फ़ भरे आंधी तूफान आते हैं। और यहाँ पर कहीं आंधी तूफान आना, कहीं बारिश अधिक होना, बाढ़ आना, और कहीं पर सूखा पड़ जाना, यही सारी जलवायु परिवर्तन की चीज़ें। और आपको पता होगा इस सारी चीज़ों के लिए, देखिए जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो उसके लिए तो हम ज़्यादा, देखो जलवायु परिवर्तन ये तो हो रहा है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन उन चीज़ों में कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का भी हाथ हो जाता है। जैसे कि हमने क्या किया है कि पृथ्वी के जो बात साइंस के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो 1/3 क्षेत्र पर वन आवश्यक है, यानी कि 33% वन आवश्यक है पृथ्वी पर। तो अब हुआ क्या है कि जिस तरह से जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है और जो वनों की जो कटाई चल रही है, यानी कि वन धीरे धीरे जो 33% से भी नीचे जा चुके हैं, वन कटते जा रहे हैं, तो पृथ्वी का संतुलन भी गड़बड़ हो रहा है। और अभी भी इंसान सुधरा नहीं है। अभी भी जैसे कि जो फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए या कुछ आसपास के लोग होते हैं उनको खेती करने के लिए वो जंगलों को धीरे धीरे काटते ही जा रहे हैं। और यही वजह है कि पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या कम हो रही है और उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो यदि हमने जल्द ही इसके लिए अगर कोई कड़े नियम लागू नहीं किए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और यही चीज़ अभी भी हो रही है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अभी जो दुनिया को जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो है ये है अमेजोन के रेन फॉरेस्ट, जहाँ लगभग पूरी दुनिया की जो ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले अमेजोन रेन फॉरेस्ट से निकलती है। तो अभी हाल ही में यहाँ भी चर्चा रही थी कि जो अमेजोन के वन फॉरेस्ट हैं यहाँ पर भी किसी के द्वारा आग लगा दी गई। आग लगाने के दो मकसद होते हैं। देखिए एक तो पहला तो यह है कि जो आसपास के जो गरीब किसान हैं उनको ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए। तो वहाँ के जो आसपास के जो गरीब देश हैं तो उनको खेती कृषि के लिए ज़मीन के लिए उन्हें जंगल की सफाई वहाँ पे करनी पड़ रही है। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे कि जो बड़े बड़े जो उद्योगकर्ता हैं जिन्हें अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि इंसान मरे या जिए, उन्हें पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपने लिए पैसे कमाने से मतलब है, तो उसके लिए भी जंगल काटे ही जा रहे हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में ही जैसे जो छतरपुर के बक्सवाहा के जो जंगल है इनको काटने का आदेश, यानी सरकार 50 साल के लिए यह कंपनी को लीज पर दे चुकी है, यानी किराए पर यह ज़मीन दे चुकी है इस जंगल को, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो हीरे नीचे दबे हुए हैं उनका उत्खनन यानी उनको निकालने के लिए तो उन जंगलों को काटा जाएगा।
कंपनी की ओर से जब यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है लोगों के द्वारा और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कंपनी की ओर से एक बयान आया है कि जितने पेड़ पेड़ हम काटेंगे उतने अधिक मात्रा में पेड़ लगा दिए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा आज तक जितने भी जो भी जिस तरह के जो इस तरह के जो कमेंट किए जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार जंगल कटने के बाद आप ही बताइए, एक बड़े जंगल को यदि आप काट देते हो, उसके बाद आप उस जगह उसकी बराबरी के नए पौधे लगाओगे, उन पौधों को बड़ा होने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। तब तक उनकी जगह ऑक्सीजन कौन रिड्यूस करेगा? तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ जो कंपनी होती है उनको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई देता है और किसी का फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही उत्तरदायी हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो कड़े कड़े नियम जो लागू किए, ये है यूरोपीय संघ, जिसके द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया? तो जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनमें जो मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल, उनको सरकारी नौकरी देने का जो वादा यानी आश्वासन दिया गया, ये किस सरकार के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन है इसके असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा, यह आश्वासन दिया गया है। अब असम की बात हो रही है तो असम के बारे में देखते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ से जो असम की जो बॉर्डर यानी सीमा है, यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो असम में स्थित है। मानस और काजीरंगा दो राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों असम में स्थित हैं और ये दोनों ही एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना पहला पदक जीता है। यह कौन सा पदक है? तो भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है, यानी कि 23 अगस्त से इन गेम्स की शुरुआत हुई, जिसमें 24 अगस्त को भारत ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। तो ये कौन सा मेडल है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने अपना कौन सा पदक जीत लिया? भारत ने सिल्वर पदक जीता। ये किसने जीता है देखते हैं इसको। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। यह मेडल 202 किलोग्राम वर्ग में जीता है। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो दलित बंधु योजना शुरू की गई है, ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका जो सही आंसर है यह है तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई है। तो जो यह दलित बंधु योजना है, पहले यह दलित सशक्तिकरण योजना के नाम से जारी थी। तो जो वहाँ की जो तेलंगाना की जो दलित सशक्तिकरण योजना जो थी, उसको पुनः उस योजना में कुछ बदलाव करके दलित बंधु योजना के नाम से पुनः लागू किया जा रहा है। तो यह योजना तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव के द्वारा दलित बंधु योजना, जो दलित सशक्तिकरण योजना थी, उसको बदलकर दलित बंधु योजना के नाम से पुनः लागू किया जा रहा है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ऊंचाइयों पर लोगों तक हाल ही में किस देश ने ऊंचाई पर यहाँ पर तक लिखा है, लोगों तक इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुंचाने की योजना बनाई है? तो जो ऊंचाई पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आबादी कम है, तो वहाँ पर ऊंचाई पर जो लोग वहाँ भी रह रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा वहाँ तक उपलब्ध नहीं है। तो अब हम वहाँ पर थोड़ी सी जगह के लिए हर जगह टावर और ऊंचाई पर टावर आसानी से नहीं लगाए जाते, और दूसरी चीज़ वहाँ पर कम जनसंख्या की वजह से नहीं लगाए जा सक रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे अब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको इंटरनेट की सुविधा के लिए तो जो बलून्स होते हैं, जैसे आपने हॉट एयर बलून्स देखे होंगे, जो उड़ने वाले जो गैस के गुब्बारे जिनसे लोग बैठ के जिनमें ट्रेवल करते हैं, इसी टाइप के जो बलून्स लगाए जाएंगे, जिनके द्वारा जो टावर से जो हम सुविधाएं देते हैं, जो नेटवर्क सुविधा जो टावर लगा के दी जाती है, वह सारा सिस्टम इन बलून्स में सेट किया जाएगा। और ये बलून से वहाँ पर घूमते रहेंगे और जो हमें नेटवर्क मिलते रहेंगे। तो यही ऊंचाई पर लोगों तक इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुँचाने की योजना यह किसकी है? ऑप्शन है USA, UAE, UK। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
यूनाइटेड अरब अमीरात और यूके यूनाइटेड किंगडम, और नोटा यानी इनमें से कोई नहीं। तो यह योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह है ऑप्शन है इसका यूएसए, यानी कि ऑप्शन ए, यूएसए के द्वारा इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुंचाने की योजना की गई। यूएसए ने क्यूबा में ऊंचाई पर लोगों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए गुब्बारों के द्वारा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। क्यूबा जो है, क्यूबा को विश्व का चीनी की कटोरा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाउल ऑफ शुगर। आज की और आपका कल का सवाल है, कल के वीडियो में पूछा गया सवाल था आपका, हाल ही में किस देश की संसद ने एफएटीएफ से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो ये किसने की ऑप्शन, इसका जो सही आंसर ये है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की संसद ने एफएटीएफ से संबंधित विधेयक पारित किया है। आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किसने किया है? ऑप्शन है इसके यूएई, यूएसए, यूके और नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसके द्वारा किया गया है? इसका जो सही आंसर है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।